नहीं करेंगे तो मसला होगा। चले आ जाए। सबसे पहली चीज हमारे पास, अगर हम ऑडिट रिस्क का सवाल कर रहे हैं तो हमें सवाल में क्या ढूंढना पड़ेगा? हमें रिस्क फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। इस रिस्क फैक्टर की वजह से किसी ना किसी चीज पे रिस्क हो सकता है। किस पे रिस्क हो सकता है? या तो ओवर स्टेटमेंट का रिस्क हो सकता है, हाँ भाई, या अंडर स्टेटमेंट का रिस्क हो सकता है। और रिस्क हो कहाँ पे सकता है? रिस्क या तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे हो सकता है, या इन्वेंट्री पे हो सकता है, या अकाउंट रिसीवेबल पे हो सकता है, या अकाउंट पेबल पे हो सकता है, या कैश एंड बैंक पे हो सकता है, या बैंक लोन पे हो सकता है, या फिर रेवेन्यू पे हो सकता है, परचेजेस पे हो सकता है। और इसके अलावा हमारे पास कौन से सेशन होंगे? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड वैल्यूएशन, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। क्या ये हमें स्ट्रक्चर याद है प्यारे बच्चों? फिर हमें बताना पड़ेगा कि जी इस लाइन आइटम पे क्या ऑडिट रिस्क हो सकता है। ठीक हो गया जी यहाँ तक? अच्छा, ठीक है। तो बिलाल एक और ले आओ तो इसको बोलो, कैमरा वही रखो और स्क्रीन शेयर कर दो, और क्या कहते हैं, एक और ले आओ। समर 2013, इसके बाद थोड़ा सा शेयर कर लो। समर 2013, you are the job in charge on the audit of Ghalib Petroleum Limited for the year ending 30 June 2013. The company is engaged in the exploration and the production of crude oil. The last year audit file contains the following information. 3 information दी हुई है आपको। पहली, in 2005 GPL had entered into an agreement with the government for the exploration and the production of oil for 15 years. सही है? एक कंपनी ने गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट किया कि भाई मुझे एक्सप्लोरेशन का राइट आप दे दें। कितने साल तक के लिए? 15 साल तक के लिए। द लाइसेंस फॉर द एक्सप्लोरेशन वाज ग्रांटेड एट अ फी ऑफ रुपीज 600 मिलियन। गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दिया कि जी आप यहाँ पे खुदाई वुदाई करते रहें और जितना ऑयल मिलता है आप उसको करें। 600 मिलियन के लिए दे दिया। अच्छा, अंडर अ सेपरेट एग्रीमेंट, भाई अब सही है ऑयल अगर निकाल लूंगा तो फिर बेचूं किसको? तो अंडर अ सेपरेट एग्रीमेंट, मीर पेट्रोलियम लिमिटेड, a 100% government owned entity, had a guarantee the purchase of all crude oil to be produced by the GPL for a period of 10 years from the start of commercial production, that is 2008। कि जब 2008 में कमर्शियल प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद से लेके 10 साल तक वो आपसे खरीदता रहेगा ऑयल। अच्छा सर मुझे लाइसेंस मिला है जमीन खोदने का, मेरे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट भी चाहिए होगा। द प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज इंपोर्टेड इन 2006 एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 6 बिलियन व्हिच इंक्लूड्स अ डीकमिशनिंग प्रोविजन ऑफ रुपीज 500 मिलियन। द कॉस्ट ऑफ द प्लांट वाज फाइनेंस्ड बाय द कंपनीज पेरेंट कंपनी बाय वे ऑफ अ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन्स। चलें जी, जबरदस्त हो गया। During the current year's planning stage, you have observed the following conditions. सवाल शेयर कर दिया बिलाल आपने? समर 13। During the current year planning stage, you have observed the following conditions. The problem of circular debts has become severe, and as a result, GPL as well as MPL have accumulated huge receivable and पेबल। गवर्नमेंट ओन एंटिटी थी, वहां से उसको पैसे नहीं मिल, जो आगे सेल कर रहा है उसको पैसे नहीं मिल रहे तो उसने आपके पैसे रोक के बैठा हुआ है। अच्छा, एन एनवायरमेंटल कंट्रोल एजेंसी हैज फाइल्ड अ सूट alleging that at the time of abandoning one of its oil wells, GPL has failed to restore the site in accordance with the prescribed standard. The company believes that it has met all its obligation and plans to contest the case strongly. Due to law and order situation, the government has not been able to provide infrastructure facilities as were agreed in the exploration agreement. The management had budgeted a profit of rupees 200 million for the current year, but latest estimates suggest that the profit would be somewhere between 100 to 120 million. सवाल की रिक्वायरमेंट है, आइडेंटिफाई एंड
evaluate the audit risk in the above situation and specify the audit process। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमारे जितने सवाल पेपर में आते हैं ना, वो कोई ना कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो होगा। ये सिनेरियो आप सबको पता है कौन सा सिनेरियो, ये सारे वो सिनेरियो जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में हुआ था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर जब सेल करती थी इन एसएसजीसी एसएनजीपीएल को, और वो आगे सेल कर रहे होते थे के इलेक्ट्रिक पीएसएमएल वगैरह को, तो के इलेक्ट्रिक पीएसएमएल एसएसजीसी को पैसे नहीं देता था। जब एसएसजीसी को पैसे नहीं मिलते तो वो पैसे आगे ओजीडीसीएल जीएचपीएल को पैसे पे, इस तरीके से हमारा सर्कुलर डेट, क्योंकि एसएसजीसी भी गवर्नमेंट ओन्ड, एसएनजीपीएल भी गवर्नमेंट ओन्ड, एक जमाने में के इलेक्ट्रिक पीएसएमएल ये भी क्या होती थी, गवर्नमेंट ओन्ड। तो गवर्नमेंट ही आपस में एक दूसरे का पैसा, तो बहुत से ऐसे सेक्टर होते हैं जिसपे आईकैप आपसे अक्सर सवाल पूछ लेता है। सेट हो गया? इस सवाल को गौर से पढ़ें, एक बार आप लोगों ने वापस से रीड करना है, लेकिन जब आप लोग रीड करेंगे तो आप लोगों ने किस चीज को हाईलाइट करना है, रिस्क फैक्टर्स को हाईलाइट करना है। 5 मिनट में और दे रहा हूँ रिस्क फैक्टर हाईलाइट, कितने दिए यार? और यहाँ मिल गया आपको, यहाँ सबके पास है? सवालों से इसमें आ रहा है किताब में, आपके पास है? सबके पास है यार? शेयर कर दिए? रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई हुए सवाल में? प्यारे बच्चों रिस्क फैक्टर्स अब यहाँ देख लें, क्या रिस्क फैक्टर सवाल में आइडेंटिफाई हुए आपको कुछ? अच्छा, ये जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग है और इसमें जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, क्या इससे कोई रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है? द प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज इंपोर्टेड इन 2006 एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹6 बिलियन। कोई रिस्क है इसके ऊपर? प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 3 वापस से पढ़ें, छेदी छेदी पढ़ें। हाँ जी, एक तो मेरे पास डीकमीशनिंग प्रोविजन है। अच्छा, और इसके अलावा? और मैंने जो लोन लिया हुआ है वो किस पे लिया हुआ है? वो फॉरेन करेंसी पे लिया हुआ है। जबरदस्त, तो शायद मैंने उसको अप्रोप्रिएट ट्रांसलेट ना किया हो, इस पेरेंट कंपनी से लिया हुआ है। और तो पेरेंट कंपनी कौन होती है मेरी? अगर आप इस पॉइंट 3 को देखेंगे ना, सिर्फ इस एक पॉइंट से आप 3 से 4 ऑडिटर्स का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऊपर वाली इंफॉर्मेशन आगे जाके काम आएगी मुझे, लेकिन अगर मैं सिर्फ पॉइंट 3 को देखूं ना प्यारे बच्चों, सिर्फ इस एक इंफॉर्मेशन से मेरे पास 3 से 4 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है। सबसे पहली चीज मैंने, सर आप क्लियर है? सबसे पहली चीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉग्नाइज हुआ होगा, ठीक है ना भाई? किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज होगा भाई? जितने पे खरीदा है। लेकिन सर यहाँ तो खरीदा तो है, लेकिन फॉरेन करेंसी में खरीदा है, फॉरेन करेंसी में खरीदा तो देयर इज अ रिस्क, मैंने उसकी ट्रांसलेशन सही नहीं की होगी। तो मैं पहला रिस्क आइडेंटिफाई करता हूँ बड़ा आसान सा, कि जी शायद मैंने जो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है, ये किस पे खरीदा है? ये फॉरेन करेंसी पे खरीदा है। देयरफॉर देयर इज अ, अच्छा एक काम मैं ये करता हूँ, एक काम मैं आपको समझाने के लिए, इस सवाल की सबसे खास बात ये है कि सवाल में उसने आपको बैलेंस शीट पीएनएल नहीं दी है। इस सवाल की सबसे, हम जो पिछले सवाल करते थे उसमें बैलेंस शीट पीएनएल, तो वो मेरी आंखें पड़ जाती थी पीपी में तो रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता था, वो मेरी नजर पड़ जाती थी इन्वेंट्री में तो रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता था। यहाँ पे उसने आपको बैलेंस शीट पीएनएल ली थी, चूंकि उसने आपको बैलेंस शीट और पीएनएल नहीं दी प्यारे बच्चों, तो हम खुद बना लेते हैं। हमने सिर्फ दिखना था क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा है सवाल में? प्यारे बच्चों जल्दी बता दें, क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा है? मेरा पहला रिस्क ये होगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने खरीदा किस पे? फॉरेन करेंसी पे। एक रिस्क है किसके हिसाब से? जल्दी आ जाए, एक रिस्क है किसके हिसाब से? IAS 21 के हिसाब से, कि शायद मैनेजमेंट ने इसको ट्रांसलेट सही रेट पे
नहीं किया होगा। ये भी रिस्क हो सकता है कि मैनेजमेंट ने उसको ईयर एंड पे रीवैल्यू कर लिया हो, हालांकि ये रीवैल्यू नहीं होना चाहिए। कि यहाँ तक बात समझ आती है? इस रिस्क को आपने ड्रॉप करना है, और इस पॉइंट पे अगर कोई मजीद रिस्क है मुझे अगले 5 मिनट में आप लोगों ने ड्रॉप करके देना, मेरा बात से चेक करना है आपका, बिल्कुल सीरियस, और मुझे ड्रॉप करके देना है। इस पॉइंट से जितने रिस्क निकल सकते हैं मुझे रिस्क ड्रॉप करके दे फौरन से। ऑनलाइन वालों आप लोग क्लियर हो बेटा? इनको बता दे चैट एवरीवन करें ताकि देखे चले। लिखा सर आपने? पूरा ड्राफ्ट करें यार, बुलेट पॉइंट्स ना लिखे बच्चों, पूरा ड्राफ्ट करें, छेनी है। डिस्कस कर ले बच्चों, या 2 मिनट और चाहिए? 2 मिनट और ले लें, बट आराम से देखें, अगर आए में लिखें, असेस करें। ये फॉरेन करेंसी में लेगा, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट। मैं कहूंगा मुझे नहीं पता कि रेट ऊपर वाला ले लिया तो ओवर स्टेटमेंट, रेट नीचे वाला ले लिया तो अंडर स्टेटमेंट, तो मैं कहूंगा देयर इज अ रिस्क ऑफ। तो मैं इन चीजों में इतना कंफ्यूज नहीं होगा बच्चों, मैं कह दूंगा भाई एक मिस स्टेटमेंट का रिस्क है। क्यों मिस में रिस्क है? बिकॉज शायद मैनेजमेंट ने उसको एप्रोप्रिएट रेट पे और एप्रोप्रिएट डेट पे ट्रांसलेट नहीं किया होगा। ये भी आपने चेक करना होगा जी, ट्रांसलेट किस डेट पे होना चाहिए और किस रेट पे होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई जिस दिन आप एसेट रिकॉग्नाइज करोगे ना, जिस दिन एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आपका पूरा हो जाएगा, उसी दिन आपने क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा देयर इज अ रिस्क एज पर IAS 21 के एप्रोप्रिएट रेट पे और एप्रोप्रिएट डेट पे इसको ट्रांसलेट ना किया होता। यहां तक बात सबके समझ आती है? मैंने पहला पढ़ा आराम से। अगर मैं थोड़ा सा और सवाल में देखूं तो सवाल में लिखा हुआ है फॉरेन करेंसी लोन लिया किससे भाई?
ये पेरेंट कंपनी से लिया। पेरेंट कंपनी कौन होती है भाई? पेरेंट कंपनी होती है रिलेटेड पार्टी। इसका मतलब ये है कि जो लोन आपने लिया है किससे लिया है? रिलेटेड पार्टी। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क। किस चीज का रिस्क है भाई? कि मैनेजमेंट ने IAS 24 के हिसाब से इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज ना। तो IAS 24 की रिक्वायरमेंट होती है कि आरपी के साथ आप जो ट्रांजैक्शन करें उसको क्या करना चाहिए? उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना चाहिए। द रिस्क इस मैनेजमेंट ने उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा। तो मैंने कहा एक चीज तो सवाल में पीपी आ गई, दूसरी चीज सवाल में रिलेटेड पार्टी आ गई। मैं आरपी का भी डिस्क्लोजर जाता है ना। हाँ, अगर सवाल में ऐसी कोई चीज दी हुई होती ना उसने, देखें अगेन वही जो लास्ट क्लास में डिस्कशन हुई थी हमारी, कि एक तो है जो हक और सच है, पहले उसके ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करें। वो अगर आपको कम लगते हैं, सवाल ज्यादा मार्क्स का है, तो फिर आप मजीद रिस्क आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल आप कहें कि ये मार्केट टर्म्स पर लोन नहीं दिया, तो फिर आप कहेंगे ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, फिर उसका आप रिस्क आइडेंटिफाई। बट अभी जो हक और सच है ना, पहले हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। हम मार्क्स देखेंगे, हमें लगता है नहीं यार दिल भर गया, ये बहुत लिख लिया हमने, तो बस फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें लगता है नहीं हमने कम लिखा है, फिर हम इस तरह के रिस्क आइडेंटिफाई कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा जी, बट आप क्यों भूल रहे हैं कि जब मैंने लोन लिया होगा, तो एक और चीज भी तो होगी प्यारे बच्चों, सुनिएगा बड़ी गौर से। मेरी बुक्स में लोन पेबल भी तो आ रहा होगा। मेरी बुक्स में भाई लोन, भाई देखिए बैलेंस शीट नहीं दी है उसने, बैलेंस शीट आपने बनानी है, आपको सोचना है। मेरी बुक्स में पहली एंट्री बनी होगी बैंक डेबिट, लोन पेबल क्रेडिट, फिर एक एंट्री बनी होगी पीपी डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो बैंक आपस में खत्म हो गए। क्या दो चीजें बची? पीपी। तो पीपी के ऊपर मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया कि आपने उसको ट्रांसलेट। दूसरा रिस्क मेरा किस चीज के ऊपर होगा? ये जो लोन पेबल है, ये लोन पेबल नहीं है, फॉरेन करेंसी लोन पेबल है। इसका मतलब ये आपकी मॉनेटरी लायबिलिटीज है, और जो मॉनेटरी लायबिलिटीज होती हैं उसको ईयर एंड पे क्या करना पड़ता है? ट्रांसलेट करना पड़ता है, रीवैल्यू करना पड़ता है। द रिस्क इज मैनेजमेंट ने इसको रीवैल्यू ना किया हो, गलत रेट पे किया हो, ज्यादा रेट पे किया हो, कम रेट पे किया हो, तो मेरा अगेन IAS 21 के हिसाब से एक और रिस्क आएगा कि जो लोन पेबल है, मैनेजमेंट ने शायद उसको ईयर एंड पे ट्रांसलेट ना किया हो, या ईयर एंड पे उसको रीवैल्यू ना किया हो। क्या यहाँ तक बात आपके समझ आ रही है? ये सोचना है हमने, तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, सही है। जब लोन लिया होगा प्यारे बच्चों, तो आपने एंट्री बनाई होगी बैंक डेबिट, लोन पेबल क्रेडिट, फिर आपने एक और एंट्री बनाई होगी बैंक क्रेडिट, पीपी डेबिट। ये बैंक तो खत्म हो गया ना, 6 अरब आए 6 अरब चले गए लेट से, बचा क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? पीपी। ये जो पीपी आपका है, ये पीपी आपका नॉन मॉनेटरी एसेट्स है। क्या मतलब इसका? ये ईयर एंड पे ट्रांसलेट नहीं होंगे। सर समझ आ रही है? बट जिस डेट पे आपने रिकॉग्नाइज किया, उस डेट पे आप उसको ट्रांसलेट करेंगे और उसी पे रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद आप उसको रीट्रांसलेट नहीं। लेकिन ये जो पेबल है, ये आपकी कौन सी लायबिलिटी है? ये मॉनेटरी लायबिलिटी, और उसको आपने हर ईयर एंड पे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ताकि कोई गेन और लॉस आए तो उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकें। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फिर आप एक और रिस्क ये भी कर सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट ने गेन और लॉस को पीएनएल में रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा। आप समझ रही हैं? एक एक वर्ड मुझे निकालना पड़ेगा, और मैं वापस से आपसे सवाल, हम मेहनत किस चीज के ऊपर कर रहे हैं? हम मेहनत इस चीज के ऊपर कर रहे हैं कि हमें अगर बिटवीन द लाइन्स समझने और पढ़ने की अकल आ गई ना, तो हम इंशाल्लाह पेपर पास कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? रिस्क आसान है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आसानी है, आपको मुझसे ज्यादा अच्छा आता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इस एक एक लाइन के ऊपर 4-4, 5-5 ऑडिट रिस्क छुपे हुए होते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ वो आइडेंटिफाई। होता क्या है, बच्चे ने सवाल पढ़ा, पहला पैराग्राफ देखा, बच्चे ने का कोई रिस्क नहीं है। पहला पॉइंट पढ़ा, बच्चे ने का कोई रिस्क ही नहीं है। दूसरा पॉइंट पढ़ा, बच्चे ने का कोई रिस्क, और यहाँ बच्चे के हाथ पांव का। तीसरे पॉइंट में वो ये तसव्वुर कर बैठता है कि तीसरे पॉइंट में भी कोई रिस्क नहीं होगा, सही है। और यहाँ जाके वो क्या करता है, अपना कॉन्फिडेंस इसका लैक करता है, और यही वो रीजन होती है जो बच्चा पेपर में फेल हो जाता है। क्या तक बात समझ आती है? कोई एक ऐसी लाइन दे देगा आएगा जिसके अंदर से कितने रिस्क निकलने होंगे? 4 से 5 रिस्क। फिर ये जो पीपी है, ये मैंने आज लगाया है, और 15 साल बाद मुझे उसको वापस से डीकमीशन करनी होगी, सही है। तो मैंने कहा भाई सवाल में लिखा हुआ है कि मुझे क्या करनी पड़ेगी, इस प्रॉपर्टी प्लानिंग कमिटी को क्या करनी पड़ेगी? डीकमीशनिंग करनी पड़ेगी। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, या आप कह लें कि जी देयर इज अ रिस्क ऑफ
अंडर स्टेटमेंट ऑफ डी कमिश्निंग प्रोविजन, या तो आप ये कह लें या पीपी से कह लें, दोनों एक ही बात है, सही है। देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ डी कमिश्निंग प्रोविजन, कि डी कमिश्निंग प्रोविजन मैनेजमेंट ने किसके हिसाब से रिकॉर्ड नहीं किया होगा, IAS 37 के हिसाब से डी कमिश्निंग प्रोविजन। इफ्रिक 1 आपको अकाउंटिंग सिखाता है इसकी, सही है। प्रोविजन किसके हिसाब से होगा, 37 के हिसाब से होगा। बच्चों ये बात पता है ना हम सबको, तो प्रोविजन मेरा किसके हिसाब से होगा, 37। तो मैं कहूंगा भाई मेरा रिस्क है कि शायद डी कमिश्निंग का प्रोविजन मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली रिकॉर्ड नहीं किया होगा एज पर। और अगेन मैं आपसे रिपीट कर दूं, ये सादा खुशबू ड्राफ्टिंग है, इसकी एडवांस ड्राफ्टिंग हम आगे जाकर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल डी कमिश्निंग प्रोविजन किन दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, किन तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जल्दी से बता दें। पहली चीज कितने साल बाद आप उसको डीकमीशन करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज नहीं, डिस्काउंट किसको करूंगा, कैश आउटफ्लो को ना यार, 15 साल बाद कितने का खर्चा आएगा। और तीसरी चीज इसका डिस्काउंट। मैं आपसे बात करता हूँ, आज 2020 में हम खड़े हुए, 2020 में मैंने एक प्लांट लगाया, 2035 में मुझे क्या करना है, इस प्लांट को डीकमीशन करना है। 2035 में मेरी कॉस्ट कितनी इनकट होगी, लेट से 100 अरब रुपए की कॉस्ट इनकट होगी। 100 अरब को मैंने कहां पे लेके आना होगा, 2020 में। मैं आपसे कह रहा हूं इन सारे सवाल में अगर तीन चीजों में से कोई एक चीज भी चेंज हो जाए, आपका आंसर, फॉर एग्जांपल यहां पे आंसर आएगा कितना, 80 मिलियन। क्यों, मैंने डिस्काउंट रेट क्या लिया, लेट से 10%, लेट से। इन तीन में से मैं कोई एक चीज भी चेंज कर दूं, मेरा आंसर चेंज जाएगा। फॉर एग्जांपल आप 2035 की जगह 2045 कर दें, तो जाहिर सी बात है अब आपका आंसर 80 अरब रुपए नहीं आएगा, अब आंसर और कम आ जाएगा। और इसके अलावा क्या चेंज कर दें, जल्दी बता दें, आप डिस्काउंट रेट चेंज कर दें। आप जितना ज्यादा डिस्काउंट रेट बढ़ाते रहेंगे उतनी प्रोविजन की अमाउंट कम होती रहेगी। और इसके अलावा और क्या कर सकता हूं मैं यूजफुल लाइफ चेंज कर दूं, मैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की अमाउंट को चेंज। तो मैं अगेन बता रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं रिस्क में भी सादा खुशबू पढ़ा रहा हूं आपको कि देयर इज अ रिस्क, मैनेजमेंट ने प्रोविजन एज पर IAS 37 नहीं किया होगा। एडवांस टेक्निकल ड्राफ्टिंग क्या है, द रिस्क इज कि मैनेजमेंट ने जो यूजफुल लाइफ असेस की होगी, जो एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो किया होगा, और जो डिस्काउंट रेट यूज किया होगा वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। फिर हमारी एक एडवांस ड्राफ्टिंग जाएगी बच्चों। अभी हम एक बिल्कुल सिंपल सी चीज, हम रिस्क पिक कर लें, एक बिल्कुल बेसिक हम लेके चल रहे हैं। क्लियर हो गया हम सारे यहाँ पे। तो हमने एक और रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, किस चीज के ऊपर, डीकमीशनिंग प्रोविजन के ऊपर, जिसका आंसर एज पर IAS 37। मैं चाहूं तो मैं एक और रिस्क पिक कह सकता हूं, किसका, इसी डीकमीशनिंग से। एक तो IAS 37 अप्लाई हो गया, दूसरा भाई डेबिट क्रेडिट होता है ना यार, नहीं ना यार, एक्सपेंस तो बना ली ना। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस कहां जाएगा, पीपी में कैपिटलाइज होगा नहीं, जो डीकमीशनिंग प्रोविजन होगी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, पीपी में क्या होगी, वो पीपी में कैपिटलाइज होगी। आप एक और, आपने तो अभी रिस्क आइडेंटिफाई करा है डीकमीशनिंग प्रोविजन का, आप एक और रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो अमाउंट कैपिटलाइज करी है या जो उसकी अकाउंटिंग की है वो एज पर इफ्रिक 1 नहीं की। आप यूं समझे ना कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एरियाज के ऊपर कौन कौन से IFRS और IAS अप्लाई हो सकता है। आपने बड़ा एक जेनेरिक रिस्क आइडेंटिफाई कर लेगा पहले, और इसी अकाउंटिंग के अंदर फिर ये अनवाइंडिंग और डिस्काउंट रेट वगैरह हम सारी चीज यूज कर लेंगे। बट अगर आप देखें प्यारे बच्चों, बड़े आराम से मैंने 5 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़कर। और ये बिल्कुल बेसिक रिस्क है, बिल्कुल बेसिक रिस्क है कि भाई फॉरेन करेंसी नहीं यूज किया होगा, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज नहीं किया होगा, IAS 37 के हिसाब से प्रोविजन नहीं किया होगा, उसके अमाउंट को इफ्रिक 1 के हिसाब से सही एक तरीके से कैपिटलाइज नहीं किया होगा। ये बिल्कुल एक बेसिक ड्राफ्टिंग है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फिल द ब्लैंक करना। सवाल से पढ़ के हमने यहाँ रिस्क फैक्टर करना है, रिस्क फैक्टर से हमने बैलेंस शीट, पिछले सवाल जब हम करते थे तो बैलेंस शीट P&L आपको दी भी होती थी। इस सवाल में मैंने आपको बैलेंस शीट P&L नहीं दिया, ताकि हम सोचे कि बैलेंस शीट P&L में क्या आ रहा होगा और उसके बाद हमारे IFRS। यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द करंट ईयर प्लानिंग स्टेज, आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई शायद मैनेजमेंट ने इसको कैपिटलाइज कर दिया। जो बोरिंग कॉस्ट है
शायद उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या कर दिया हो, कैपिटलाइज होना चाहिए भाई, क्या कैपिटलाइज होना चाहिए? ये क्वालिफाइंग एसेट थोड़ी है आपका, क्यों नहीं है? आप उसको कंस्ट्रक्ट थोड़ी कर रहे हो, आपने तो प्लांट खरीदा है और खरीद के आपने सिर्फ इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसमें कोई 1 साल या 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं लग रहा प्यारे बच्चों। आप ये भी कह सकते हो कि भाई देयर इज अ रिस्क, मैनेजमेंट ने शायद बोरोइंग कॉस्ट को क्या कर दिया हो, कैपिटलाइज कर दिया, ऑल्दो ये कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए बिकॉज एज पर IAS 23 ये आपका क्वालिफाइंग एसेट नहीं। आप समझ रहे हैं, एक एक चीज के ऊपर मैं बड़े आराम से रिस्क मैं इसके ऊपर एक डायग्राम भी बनाऊंगा, बिहाइंड में डायग्राम, क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबके? अच्छा, during the current year's planning stage, you have observed the following condition. The problem of circular debts has become severe, and as a result, GPL as well as MPL have accumulated huge receivables and सर इसका मतलब है मेरी बुक्स में एक और चीज आ रही है, कौन सी आ रही है प्यारे बच्चों? अकाउंट। क्या ये पैसा मुझे मिल रहा है भाई? क्या ये पैसा मुझे मिल रहा है? सवाल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ह्यूज अकाउंट रिसीवेबल, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। क्या रिस्क है प्यारे बच्चों? कि मैनेजमेंट ने शायद एक बैड डेट एक्सपेंस या प्रोविजन एज पर IFRS 9 रिकॉर्ड ना किया हो। क्या यहाँ तक आपके बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो मैं इस तरीके, मैं इसको फॉन्ट से क्यों लिख रहा हूँ, ये हम 10 बार रिस्क ड्राफ्ट कर चुके हैं, ये रिस्क हम 10 बार ड्राफ्ट कर चुके हैं। क्या चेंज हुआ इस सवाल में सर? सिर्फ रिस्क फैक्टर। पिछले सवाल में क्या लिखा हुआ आता था कि अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, तो मैं कहता था रिस्क फैक्टर। पिछले सवाल में क्या लिखा होता था? कस्टमर आपको पैसे पे नहीं कर रहा, तो रिस्क मेरा सेम है। आप कौन सी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं? आप म्यूचुअल फंड का ऑडिट कर रहे हैं। आप फारिग अभी ऑडिट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कोई? लॉजिस्टिक कंपनी है। आप अगर लॉजिस्टिक कंपनी है तो आपके बुक्स में कोई अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है, सही है? आप लेट से SSGC का ऑडिट कर रही है, तो आपके दोनों जगह पे रिसीवेबल की इंपेयरमेंट का रिस्क सेम होगा। चेंज क्या हो रहा होगा? क्योंकि ये लॉजिस्टिक कंपनी में तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर डिफरेंट होगा, क्योंकि वो SSGC में तो वहां पे रिस्क फैक्टर डिफरेंट होगा। अदरवाइज आपका इंपेयरमेंट का रिस्क दुनिया के हर ऑडिट में, हर कंपनी में रिस्क आपका सेम होगा। भाई सामने वाला पे नहीं करेगा तो शायद मुझे इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करनी, ये रिस्क का कयामत रहेगा। क्या चेंज हो रहा होगा आपका? सिविल सर्विस फैक्टर। क्या यहाँ बात समझ आती है? जी सर। नहीं, हम इवेल्युएट भी कर रहे हैं। There is a risk of overstatement of account receivable. This is the identification of audit risk. Evaluate because receivable may have been impaired and no impairment or adequate impairment has been recorded by the management as per IFRS 9. This is the evaluation. चाहे वो आइडेंटिफाई का है, चाहे वो इवेल्युएट का है, चाहे वो ब्रीफली डिस्कस, इन सारे केसेस में आपकी ड्राफ्टिंग यही रहेगी। क्लियर है? अच्छा जी, तो सर मैंने एक और सवाल बनाया। मैंने क्या सवाल बनाया? मैंने कहा कि भाई अकाउंट रिसीवेबल की इंपेयरमेंट का रिस्क है। बेहतरीन हो क्या? एन एनवायरमेंटल कंट्रोल एजेंसी हैज फाइल्ड अ alleging that at the time of abandoning one of its oil wells, GPL has failed to restore the site in accordance with the prescribed standards. The company believes that it has met all the obligation planned to contest the case. प्यारे बच्चों 2 मिनट दे रहा हूँ, मुझे रिस्क ड्राफ्ट कर दो, जल्दी से रिस्क ड्राफ्ट कर, छेती सिर्फ 2 मिनट है, इसको रिस्क ड्राफ्ट कर दो। हाँ भाई, एनवायरमेंटल डैमेजेस के क्लेम आए तो देयर इज अ रिस्क। मैनेजमेंट ने 37 के हिसाब से या तो प्रोविजन, और अगर प्रोविजन नहीं बनता तो शायद कंटिजेंट लायबिलिटी बनती है। मैनेजमेंट ने इसको कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज। कितने लोगों ने ये रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया? बस यही किया? नहीं, यहाँ गलती करी आपने। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्लस माइनस सिखाया था प्यारे बच्चों। ये जो आपने डीकमिशनिंग प्रोविजन का रिस्क आइडेंटिफाई किया था ना, इसमें एक रिस्क फैक्टर ऐड हो जाएगा। और कौन सा रिस्क फैक्टर ऐड हो जाएगा? जल्दी बताएं। हाँ, कि भाई एनवायरमेंटल एजेंसी ने बोला कि जिस तरीके से आपको करना था आपने उस तरीके से नहीं किया, तो इसका मतलब ये जो आप आउटफ्लो एस्टिमेट करके बैठे हुए थे, ये आउटफ्लो की अमाउंट गलत है। तो आउटफ्लो की अमाउंट क्या हो जानी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए। बिकॉज जिस हिसाब से उसने कहा था कि भाई इस तरीके से आपने करना है, उस हिसाब से आपने क्या एस्टिमेट किया? आपने कहा भाई मैं 4 काम कर लूंगा जिसकी कॉस्ट 100 अरब रुपए लेट से। एनवायरमेंटल ने बोला नहीं भाई ये 4 काम नहीं करना है, ये 10 काम करना है। तो अब कॉस्ट भी आपकी 4 अरब की नहीं आएगी, कितने की आ जाएगी? उससे
से ज्यादा की आ जाएगी। तो बस आपने एक काम ये कि जो डीकमीशनिंग प्रोविजन आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया था, इसके अंदर एक रिस्क फैक्टर ऐड हो जाएगा। कौन सा रिस्क फैक्टर ऐड हो जाएगा कि भाई एक तो ये कि कंपनी का नेचर ऐसा है कि उसने डीकमीशन करना है, प्लस एनवायरमेंटल एजेंसी ने भी केस फाइल किया, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क जी मैनेजमेंट ने प्रोविजन को सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा। और मुझे एक लड़के ने ऑनलाइन वाले ने जवाब दिया कि भाई आपने इस प्रोविजन को हर साल क्या करना होता है, रिविजिट करना होता है, बिकॉज एस्टिमेट्स है ना, एस्टिमेट्स क्या हो रहे होते हैं, चेंज। तो आपके पास जब एक न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई तो शायद आपको अपने एस्टिमेट्स क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। बस ये रिस्क आपने जो आइडेंटिफाई करा, कौन सा वाला, कि एनवायरमेंटल एजेंसी ने कोई केस फाइल किया है आपके खिलाफ, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क कि मैनेजमेंट ने इसकी प्रोविजनिंग एज पर IS 37 नहीं, क्योंकि या तो प्रोविजन बनता होगा या कॉन्टिंजेंट प्लान। बट इसी इंफॉर्मेशन को प्यारे बच्चों में कहाँ लेके जाऊंगा, ऊपर वाले रिस्क फैक्टर में ऐड कर दूंगा। अब मेरा ये जो रिस्क बन रहा है ये अच्छा रिस्क बन रहा है। जितने रिस्क फैक्टर डीकमीशनिंग प्रोविजन से रिलेटेड थे वो सारे रिस्क फैक्टर मैंने कंबाइन कर दिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको प्लस माइनस सिखाया था, देखेंगे इसी की एप्लीकेशन अगली क्लास में आते रहेंगी। सवालों का स्ट्रक्चर समझिएगा। सवालों का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि पहले हमने सिर्फ कमेंट्री वाले सवाल किए, फिर हमने नंबर्स वाले सवाल किए, फिर कमेंट्री और नंबर वाले सवाल किए, सही है, फिर हमने सिर्फ कमेंट्री वाला सवाल करें, फिर आगे जाके सिर्फ नंबर्स वाले सवाल कर रहे हो। तो आप थोड़ा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें कि आईकेएफ जिस लिहाज से भी सवाल पूछ ले, हमें पता होना चाहिए कि हमने उसमें रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है हम सारे यहाँ तक प्यारे बच्चों? जी सर। The company believes that it has met all its obligation and plans to contest the case strongly. देखिए हमेशा याद रखिएगा, this is the view of the company. This is the, आप कौन से फेज में है, आप प्लानिंग फेज में। There might be a risk कि कंपनी केस हार जाएगी। आप रिस्क जरूर, रिस्क आइडेंटिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी। हमारे फेज क्या होता है, पहला फेज कौन सा होता है, प्लानिंग, फिर परफॉर्मेंस। तो जब प्लानिंग फेज में मैं रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा तो इस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स पर और प्रोसीजर परफॉर्म करके मुझे लगता है कि नहीं 500 का अमाउंट भी ठीक है, लॉयर भी कह रहा है कि कंपनी केस जीत जाएगी, जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन है उसको मैंने इंस्पेक्ट किया, उसके साथ सारा काम किया हुआ है, तो मैं कहूंगा मैनेजमेंट का प्रोविजन। लेकिन ये जो प्रोसीजर कर रहा हूँ ये तभी करूंगा जब बैक एंड पे कोई ना कोई मेरा ऑडिट रिस्क का कतई ये मतलब नहीं है कि आप ये कंक्लूड कर रहे हो कि मिस स्टेटमेंट है, नहीं। मैं एज अ प्लानिंग फेज में मैं कहता हूँ देयर माइट बी अ रिस्क कि शायद ये गलत हो, शायद ये गलत हो, शायद ये गलत हो, और इस शायद को हक में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूँ, मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता हूँ इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कि जो मेरा शक था वो सही है या फिर गलत है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? आप जिस कंपनी का ऑडिट करते हैं उस कंपनी पे आप 100 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन आपकी ओपिनियन क्या होती है, क्लीन। क्यों? आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया, तो रिस्क का ये मतलब थोड़ी है कि मिस स्टेटमेंट है। आपने कहा भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैनेजमेंट ऐसा भी कर सकती है, मैनेजमेंट ये भी गलत कर सकती है, मैनेजमेंट ये भी गलत कर सकती है। लेकिन जब आप प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो फिर आपको ये कंफर्म हो जाता है कि नहीं मैनेजमेंट ने कुछ भी गलत नहीं किया हुआ, मैनेजमेंट ने सारी अकाउंटिंग सही की है, फिर आप कहते हैं इन आवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। का यहाँ तक बात आपको समझ आती है बच्चों? अच्छा जी। Due to law and order situation, the government has not been able to provide the infrastructure facilities as were agreed in the exploration agreement. The management had budgeted a profit of rupees 200 million for the current year, but latest estimates suggest that the profit would be somewhere between 100 to, क्या इस लाइन पे कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? सर आप क्यों भूल रहे हैं? आपकी बुक्स में सबसे बड़ी चीज क्या आ रही है? इंटेंजिबल एसेट्स। जो आपने पेटेंट राइट लिया हुआ है, जो आपने लाइसेंस लिया हुआ है, कितने का लिया हुआ है? जब आपने 600 मिलियन का लिया होगा तो इस एजम्पशन पर लिया होगा मैनेजमेंट ये भी करेगी, मैनेजमेंट ये भी करेगी, सॉरी गवर्नमेंट ये भी करेगी, गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, 600 मिलियन के अंदर ये भी है। क्या गवर्नमेंट वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है? नहीं सर, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड नहीं कर रही। देयरफॉर आपका जो प्रॉफिट था, बजटेड प्रॉफिट कितने का, 200 मिलियन का, वो रिड्यूस होकर किस पे आ गया है? वो 120 मिलियन पे आ गया है। मैंने कहा कि भाई गवर्नमेंट बेवफा निकली, प्लस अगली चीज बजटेड प्रॉफिट भी आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ intangible asset. Intangible asset may be impaired and no impairment or adequate impairment has been recorded by the management as per
IS 36। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है प्यारे बच्चों? तो आपके पास आपने एक चीज खरीदी है यार 600 मिलियन की और उससे आपको वो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर आपको थोड़ा सा और टेक्निकलिटी में समझना है तो थोड़ा सा और टेक्निकलिटी में इस तरीके से समझ लें कि अगर आप 600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितने साल तक का राइट है बच्चों? आ जाओ, कितने साल तक का राइट है? 15 साल। लेकिन आपकी कमर्शियल प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुई है? 2008 से। और कितने साल बचे 2008 के बाद? सिर्फ 10 साल बचा। तो शुरू के 5 साल तो आपको एक्सप्लोर करने में सब, शुरू के 5 साल तो कोई भी कैश इनफ्लो नहीं आया होगा ना, शुरू के 5 साल तो कैश आउटफ्लो हुआ। तो 2008 से लेके 2018 तक आपको लेट से क्या मिल रहा होगा? आपको इकोनॉमिक, आपने क्या एज्यूम किया था कि इस साल से लेके इस साल तक मैं कितना कमा रहा हूँ? हर साल 200 मिलियन कमा रहा हूँ। तो मैंने कहा था मैं हर साल 200 मिलियन कमाऊंगा, उसको डिस्काउंट करूंगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट 600 की रिकवर्ड हो जाएगी। और ये जो मैंने इतने एक्सपेंडिचर करे होंगे 2002 से लेके 2008 तक, ये सारे भी रिकवर्ड हो जाए। प्यारे बच्चों, क्या आप 200 मिलियन कमा पा रहे हैं? नहीं। आप कितने कमा रहे हैं? 100 से। आप खुद सोचें, जब फ्यूचर कैश इनफ्लो से कम हो जाएंगे तो आपकी वैल्यू इन यूज और रिकवेबल अमाउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। Therefore, there is a risk intangible asset may have been impaired or no impairment or adequate impairment may have been recorded by the management as per IS 36। क्या यहाँ तक आपके बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट नीचे गिर रहा है, तो हमारी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इम्पेयरमेंट रिस्क नहीं आएगा? किस चीज का? प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो लाइसेंस है ये 600 मिलियन का है। इस 600 मिलियन के लाइसेंस के लिए आपने मजीद 6 अरब रुपए की मशीन ली और मशीन भी आपको वो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे पाएगी। तो एक और रिस्क आ जाएगा पीपी पे। वो पीपी का रिस्क इफ्रिक का नहीं है, वो पीपी का रिस्क फॉरेन करेंसी का नहीं है, वो पीपी का रिस्क ट्रांसलेशन का नहीं है, बल्कि वो पीपी का रिस्क इम्पेयरमेंट का है। तो मैं एक और रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा किस चीज के ऊपर? प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। PP may have been impaired and no impairment or adequate impairment may have been recorded by the management as per IS 36। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। मैंने गवर्नमेंट से CNG का लाइसेंस लिया कि भाई मुझे कराची में मुझे CNG पंप खोलना है, तो वो लाइसेंस मुझे मिला 600 मिलियन का। सुनिएगा, लाइसेंस कितने का मिला? 600 मिलियन। पर लाइसेंस मुझे मिल गया, लेकिन मुझे पंप भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो मैंने मशीनरीज वगैरह नहीं, सब कुछ करा और मैंने 6 अरब रुपए का एक पंप बना दिया। गवर्नमेंट ने कल को CNG पे बैन लगा दिया, तो जो मेरा लाइसेंस है वो तो इम्पेयर्ड हो ही गया। ये जो 6 अरब रुपए के मेरे स्टेशन वगैरह लगे हुए, ये भी क्या हो गए? ये भी इम्पेयर्ड हो गए। क्या यहाँ तक आपके बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? सर मेरा आपसे सवाल है, 9 रिस्क मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ 16 नंबर के लिए। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि अब आप आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 16 नंबर का सवाल है, हर रिस्क के अगेंस्ट 3 प्रोसेस लिखने हैं आपने। और 16 नंबर का सवाल का मतलब है कि पेपर में आपको ये अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ 25 मिनट होंगे। अभी मैं और आप बैठ के भी कर रहे हैं तो 1 घंटा हो चुका है। सही है? तो जो हक और सच है पहले आप वो लिखें। आपको लगता है कम है, आई कैप और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप और लिखें। फॉर एग्जाम्पल एक और रिस्क यहाँ पे गोइंग कंसर्न का रिस्क है। एक और जो रिस्क है यहाँ पे, वो किस चीज का रिस्क है? गोइंग कंसर्न का। लेकिन मैं गोइंग कंसर्न का रिस्क आपसे डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज मैंने आपको अभी गोइंग कंसर्न नहीं पढ़ाया। तो जब मैं गोइंग कंसर्न पढ़ाऊंगा तो वापस हम ऐसे 315 पे आ रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा। सीफर में कैफे भी खैर यही करता हूँ, बट सीफर के लिए चीज याद, हमारा कोई भी टॉपिक खत्म नहीं हो रहा होगा। हम जैसे से आगे बढ़ रहे होंगे वो आगे वाली चीजें पुराने वालों से लिंक्ड होके आ रही होंगी। एक पेपर ऐसा नहीं है कि ऑडिट रिस्क का सवाल है तो सिर्फ ऑडिट रिस्क, गोइंग कंसर्न का सवाल है तो गोइंग कंसर्न है, ऐसा नहीं है पेपर। सही है? ऑडिट रिस्क के अंदर भी गोइंग कंसर्न आ सकता है, गोइंग कंसर्न के ऊपर अलग से प्रोसीजर भी आ सकता है, गोइंग कंसर्न के ऊपर रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस भी आ सकती है। इसी तरीके से जो ऑडिट रिस्क है आगे जाके हम रिलेटेड पार्टी पढ़ेंगे, तो रिलेटेड पार्टी जब पढ़ेंगे तो उस समय बहुत से रिस्क पता चलेंगे। तो ऐसा नहीं कि आरपी का कोई अलग से सवाल आएगा, आरपी का अलग से भी सवाल आ सकता है। आरपी के वर्ड को रिस्क में भी मर्ज कर सकता है, आरपी के ऊपर वो रिपोर्टिंग फेज के ऊपर भी आपसे सवाल पूछ सकता है। यहाँ तक आपके पास समझ आ रही है? तो कोशिश करें जो डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको क्विज वगैरह दे रहा हूँ उसको देखना स्टार्ट करें, फिर उसको देखेंगे
तो इंशाल्लाह फिर हम एक अच्छी पोजीशन पर आ सकेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? किसी का कोई सवाल प्यारे बच्चों? डन हो गया? इसी के बैक एंड पे एक और सवाल आ रहा है। इसके हाँ देखिए, ह्यूज पेबल तो मेरी वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा याद है बच्चों, सुने मेरी बात। हम एक कंपनी को ऑडिट कर रहे थे, कंपनी ने कहा मेरा रिसीवेबल है गवर्नमेंट से और मेरा पेबल भी है किसको, गवर्नमेंट को, दोनों सेपरेट एंटिटी है दोनों। मैंने ये तो रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करा कि भाई आपका जो पेबल है वो आप पे नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डीरेकग्नाइज करना पड़ेगा या उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपका जो पेबल है वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल ऑब्लिगेशन है, वो तो आपने मतलब तक पे करनी है। जो रिसीवेबल है वो भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, वो भी आपकी, लेकिन उसके ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्लाई हो जाता है कि जो आप एसिड रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एसिड आपको शायद पूरा ना मिले, तो इसलिए आपने उसको क्या करना पड़ेगा, इम्पेयर करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो मेरा पेबल पे कोई रिस्क नहीं होगा कि जी शायद कंपनी पे, अगर कंपनी पेबल को पे नहीं कर सकती तो क्या रिस्क है? मैं ये थोड़ी कहूँगा 100 अरब रुपए का पे करना है, आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको 80 अरब रिकॉर्ड कर दो, नहीं मैं ये थोड़ी कहूँगा। हाँ, अगर आप 100 अरब रुपए की लायबिलिटीज पे नहीं कर पा रहे तो एक रिस्क हो सकता है किस चीज का, वही कर सकता है तो सप्लायर आपको माल सप्लाई करना मना कर दिया। जहां सप्लायर ने आपको माल सप्लाई करना मना कर दिया तो यहाँ पे एक गोइंग कंसर्न का रिस्क क्रिएट हो सकता है। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आ रही है बच्चों? अच्छा जी सर। हाँ देखिए, हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अगर सवाल में ये लिखा ना सॉवरेन गारंटी है, तो चले मैं आपकी बात से कुछ हद तक इत्तेफाक कर लेता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सॉवरेन गारंटी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाक वो कंपनी के शेयर्स किसके पास है? मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ, पीएसएमएल के शेयर्स किसके पास है? जवाब दे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। ऐसा ही है ना, एक कंपनी है, कंपनी ए, उसका अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है किससे? पाकिस्तान स्टेट से। बताएं आप इस कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, क्या इस अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? हाँ करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों? बताएं, जवाब दें। सॉरी, वैसे स्टील मिल की हालात खराब है, स्टील मिल ना बैंक को पैसा पे कर रही है ना एम्प्लॉय को पैसा पे कर रही है। एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड तो देने की दूर की बात, जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी वो भी खा के बैठी हुई है। सही है ना, एसएसडीसी को पे कर रही है ना पीएसओ को पे कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो आप इस कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं इसका मेरे क्या, ऑल्दो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होल्डिंग है इसके ऊपर, बट द रिस्क इज है, तो फिर पैसा भी तो मिले। पैसा कहाँ मिल रहा है? जब पैसा नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये क्या हो चुका है, शायद इम्पेयर्ड हो चुका है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? दूसरी चीज मैं तुम्हें बताऊं, अगर यहाँ तक भी लिखा हुआ आ जाए ना सॉवरेन गारंटी है, सुनिएगा मेरी बात, उसके बावजूद एक लॉस गिवन डिफॉल्ट, आपने आईएफआरएस 9 पढ़ लिया, उसके बावजूद आपने एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट डिटरमाइन करना पड़ेगा, आपने लॉस गिवन डिफॉल्ट को डिटरमाइन करना पड़ेगा। ये चीजें आपने ऑल्दो कम होगी, लॉस गिवन डिफॉल्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आपका कम होगा। उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा मसला पता है क्या? ऑल्दो गवर्नमेंट से रिसीवेबल है, चले गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी, पैसा मिल जाएगा, कब मिलेगा? 3 साल बाद, 4 साल। आपने उन कैश फ्लोस को क्या करना पड़ेगा? जस्ट बिकॉज इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट शामिल, आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत सी ऐसी चीजें होती है, प्लस 4 साल बाद मिलेगा तो इसका मतलब है रिस्क है कि ये अब आपका करंट एसेट थोड़ी है, ये तो आपका नॉन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सवाल वो शॉपिंग मॉल वाला। तो इस तरीके से आप फिर इम्पेयरमेंट का रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, बट इम्पेयरमेंट के अलावा 10,000 रिस्क और आइडेंटिफाई हो जाएंगे। क्लियर है सारे यहाँ पे? क्योंकि हम लोग एक लाइसेंस बिजनेस कर रहे हैं और हम लोग गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हैं, क्या हम लोग आइजा 250 से हम लोग को रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब तक मैं कोई आइजा आपको नहीं पढ़ा दूंगा मैं उसके रिस्क आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, ये बड़ा कैटेगरी है। सही है? आइजा 250 जब आप पढ़ेंगे, मैं उधर ही आ रहा था, रूम में आ रहा, जब आइजा 250 हम पढ़ेंगे तो आइजा 250 पढ़ के वो एक अलग ही दुनिया, बिल्कुल अलग दुनिया। कुछ कितने लॉज एंड रेगुलेशन होता है, कितने लॉज एंड रेगुलेशन होता है? बहुत सारे। इसके दो टाइप्स, एक तो हमारी फाइनेंशियल कंडक्ट करेंगे, एक लीगल होगा। नहीं दूसरे भी करते हैं।
बट वो इनडायरेक्टली करता है। कुछ लॉज एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो कि आपके एफएस को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, कुछ लॉज एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं कि अगर आपने उससे नॉन कंप्लाई कर दिया तो आपको, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे आपके एफएस को, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की अमाउंट निकलती है वहां से, सही है। कंपनीज है ये आपके एफएस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने किसी लॉज एंड रेगुलेशन से नॉन कंप्लाई कर दिया, लेट से डिविडेंड की पेमेंट 45 दिन में नहीं करी तो सीईओ को जेल होकर एक पेनल्टी लग गई, ये अगर आपने कंप्लाई नहीं करा तो वो एक पूरी दुनिया है। तो जब उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसको हम यहाँ पे ऑडिट डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, जबरदस्त। मैंने आपको होमवर्क दिया था और वो होमवर्क पीछे आ रहा है और ये सवाल है विंटर 2019 का। इस सवाल की सेम रिक्वायरमेंट है, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द ऑडिट रिस्क इन द अबव सिचुएशन। मैं 5 से 10 मिनट आपको दे रहा हूँ, ये सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसके बाद सब 10 मिनट जाए होंगे हमारे। आपने होमवर्क ना पढ़ा ना सवाल रीड किया, उसकी वजह से हमारे आज की क्लास में एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको क्लास में बुलाऊंगा तो इन फजूल चीज़ों पर मैंने टाइम वेस्ट नहीं करवाना प्यारे बच्चों। अगर क्लास हमारी 2 दिन बाद हो रही है, 3 दिन बाद हो रही है, तो ये वाले काम आपने क्या करके आना है, ये वाले काम आपने घर से करके आना है, ताकि अगर ख्वारी करके आप फिजिकल में आ भी रहे तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके जाए। ज़्यादा सवाल राधा दिन के जी मैं सवाल दे दूँ और आधा घंटा आप रीड करने में लगा रहा हूँ और आधा घंटा नोट करने में लगा रहा है, इस चीज़ों में अपने टाइम ज़ाया नहीं करना, मैं अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। खैर अब 10 मिनट दे रहा हूँ, नेक्स्ट अगले ख्याल रखिएगा, जल्दी से सवाल को रीड करें, सुकून से रीड करें और खुद ही रीड करके रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें, छेती छेती। अगर हम सवाल देखें गौर से, You are the audit manager assigned to the audit of Astron Companies Limited for the year ended 30 November 2019. Following information is available. The main business of the company is the importation of servers, laptops, desktop computer, LCD screen, and the related accessories for the sale to the large customer and retailers. ये import करती है और export, import करती है और फिर locals को sale करती है। The company was incorporated in 2002 and operated profitably until 2016 when it turned into a loss-making entity due to increased availability of refurbished computers in the market. ये एक मसला आ गया, सेल्स कम हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई, लॉस बिफोर टैक्सेशन आपका बढ़ना स्टार्ट हो गया। ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको कुछ नंबर्स वगैरह दिए, ठीक हो गया भाई? अच्छा, फिर आपको नीचे मजीद 3 इंफॉर्मेशन दी गई। In June 2019, ACL decided to discontinue import and sale of desktop computers and LCD screen and to concentrate selling servers and laptops. It also decided to introduce all-in-one PC, which is not currently available in the refurbished market. To further boost the sales, ACL started offering extended warranties in addition to a 2-year warranty period for all of its products at a nominal increase in price। सिर्फ यहाँ तक पढ़ रहा हूँ मैं, भी सही है क्या? इस पैराग्राफ में कोई रिस्क है यार? अब जल्दी से बता दें, क्या इस पैराग्राफ में कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? हाँ जी, वारंटी के प्रोविजन पे रिस्क है, लेकिन रिस्क फैक्टर क्या है? छेती छेती, रिस्क फैक्टर क्या है? जल्दी से ढूंढ के बताएं। हाँ, मैंने वारंटी लाइफ इंक्रीज कर दी है, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी देना स्टार्ट कर दी है बच्चों। चले यार जल्दी आ जाए, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी दी है बस। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ, इंसान बनो, मुझे एक और रिस्क फैक्टर ढूंढ के दो, मुझे एक और रिस्क फैक्टर ढूंढ के दो जल्दी से, मुझे वारंटी के ऊपर एक और रिस्क फैक्टर ढूंढ के दो। अगर आप बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में वारंटी प्रोविजन 16 से कहां पे आ चुका है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप वारंटी की लाइफ बढ़ा रहे हैं, आप एक्सटेंडेड वारंटी प्रोविजन दे रहे हैं और उसके बावजूद आपका वारंटी प्रोविजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर वारंटी के प्रोविजन फॉर वारंटी एज पर IS 37 रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है? आप सबने रिस्क आइडेंटिफाई किया होगा, लेकिन इसको देखा होगा प्यारे बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, ये प्लस माइनस सीख लें आप। अगर एक से ज्यादा रिस्क फैक्टर है उन सबको लिखे और फिर आप कहें देयरफॉर, इन सब की वजह से एक प्रोविजन फॉर वारंटी का रिस्क है। यहाँ तक बात समझ आ रही है दोस्त? आप क्लियर है? आप क्लियर है? सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं तमीज से, ठीक है? अच्छा जी,
उसमें भी आते हैं। कंपनी का बिजनेस क्या है? इंपोर्ट है। जब इंपोर्ट है तो फॉरेन से मैं एक और रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जल्दी से बता दे, आसान रिस्क, छेती। अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक और रिस्क आ जाएगा। किस चीज का रिस्क आ जाएगा प्यारे बच्चों? IAS 21 का आ जाएगा। और वो रिस्क क्या होगा कि शायद आपने परचेजेस और अकाउंट पेबल को एप्रोप्रिएट रेट पे ट्रांसलेट नहीं किया होगा, और जो अकाउंट पेबल है उसको आपने रीवैल्यू, या वही रिस्क जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे बच्चों। ये रिस्क कहाँ से निकला? सिर्फ एक वर्ड से, और वर्ड कौन सा है? इंपोर्ट। बस ये रिस्क फैक्टर है। कंपनी का ऑपरेशन ऐसा है, नेचर ऑफ द बिजनेस ये है कि वो क्या करती है, जहां आप एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, मैं आपसे कहूँ मैं इंपोर्ट करती है, आप फॉरेन से कहेंगे भाई रिस्क ये है बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है हम सारे यहाँ तक? अच्छा जी, बेहतरीन, जबरदस्त। तो मैंने एक और रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। कितने लोगों ने 2 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए? जबरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम वो भी रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, बिल्कुल। अगर आप अपने सेगमेंट को खत्म करने जा रहे हैं, अपने सेगमेंट को डिसकंटिन्यू करने चाह रहे हैं, हम एक और लाइन लिख रहे हैं यहाँ पे कि कंपनी क्या करने जा रही है, अपने इस इंपोर्ट डेस्कटॉप को डिसकंटिन्यू करने जा रही है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क। IFRS 5 के हिसाब से क्या जाना चाहिए? एक एडिक्वेट डिस्क्लोजर जाना चाहिए। इसकी अमाउंट को सेपरेटली P&L और बैलेंस शीट में हमने क्लासिफाई करनी चाहिए। रिस्क केस मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया होता। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये भी वही रिस्क है जो हम पास्ट में कर चुके हैं प्यारे बच्चों। ये भी एग्जैक्टली कब करा था हमने? हाँ, सवाल क्या था? हमने ये रिस्क कब किया था बच्चों? ऐसा ना करें। ये रिस्क कब किया था हमने? हाँ जी, ये हाल है हमारा। हम वो जो टूरिज्म इंडस्ट्री वाला सवाल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि जी हम क्या कहते हैं इस सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। वो भी सवाल था कि वो वॉचेबल सेगमेंट बनाता था और स्मार्ट वॉच बना सका था। मैं आज के बाद से स्मार्ट वॉच को डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं नई वॉच बनाने जा रहा हूँ, तो वहां पे भी हमने ये रिस्क आइडेंटिफाई किया था। क्लियर है जी? तो एलोकेशन IFRS 15 के हिसाब से ट्रांजैक्शन प्राइस की जो एलोकेशन है उसका रिस्क है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं मैडम, इसके अलावा कोई ऑडिट रिस्क? ये आप लोगों ने मुझे ड्राफ्ट करवाना है, मैं ड्राफ्ट नहीं करूंगा, ये आप लोगों ने बताना है। इसके अलावा कोई ऑडिट रिस्क? एक मिनट, मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसको जवाब करूंगा। इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है कैसे? ब्लू टी शर्ट इन्वेंट्री के ऊपर कैसे रिस्क है? और इसके अलावा? बेहतरीन सर, जब रिफर्बिश्ड कंप्यूटर्स आ गए तो जो आपकी इन्वेंट्री वो तो नहीं बिक रही ना। अच्छा, और ये रिस्क फैक्टर काफी है। जल्दी, जो हमारे पास इन्वेंट्री का डेटा दिया हुआ है, क्या मैं उससे इन्वेंट्री टर्नओवर डेज निकाल सकता हूँ? मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर डेज बढ़ रहा है, कम हो रहा है? प्यारे बच्चों जल्दी बताएं, मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर, मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है, मेरी परचेजेस कम हो रही है, उसके बावजूद मेरी इन्वेंट्री क्यों बढ़ रही है? क्यों बढ़े? बिकॉज इन्वेंट्री नहीं बिक रही। जब इन्वेंट्री नहीं बिक रही, इट मींस आपकी इन्वेंट्री आउटडेटेड हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क। जी प्यारे बच्चों, क्या ये रिस्क में पिछली क्लासेस में आइडेंटिफाई कर चुके हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपका रिफर्बिश का वर्ड यूज हो गया तो आपने इन्वेंट्री को ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। क्या तक बात समझ आ रही है सबके? इस सवाल को आप लोगों ने करवाना है, मैं नहीं करवा रहा। और ये सारी ड्राफ्टिंग हम सीख चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मुश्किल वो सवाल पूछ ले, नंबर बैलेंस शीट साथ रख ले, हम बड़े आराम से रिस्क फैक्टर से एक अच्छे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और बैलेंस शीट P&L देखें, कोई और रिस्क दिख रहा है आपको? अगर मैं बैलेंस शीट आसान वाले पहले कर लेते हैं ना, आ जाए आसान, ताकि आपको लगे कि जो नीचे इतनी मुश्किल इन्फॉर्मेशन दी है उसको मैं कंसीडर ना भी करूं तो मैं बड़े आराम से रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। व्हाइट सलवार का मिजाज, बैलेंस शीट P&L देखिए, कोई और रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है? फिक्स एसेट, इसमें फिक्सल के अलावा मैं तो इंपोर्ट करता हूँ ना, तो इट मींस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी है, मेरे पास ये चेयर कुर्सियां ये लगी होंगी फिक्स एसेट में। सर मेरे पास बैलेंस शीट में एक चीज आ रही है प्यारे बच्चों, क्या डेफर्ड एक एसेट है, वो क्या हो रही है?
वो बढ़ रही है। मेरे पास डेफर्ड टैक्स अच्छा सेंस ही बनता है जब आपके लॉसेस होंगे तो अनयूज टैक्स लॉसेस पे आपके पास एक डेफर्ड टैक्स एसेट आ जाएगा। तो आपने कहा आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बढ़ रहा है, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ, हमने प्रोविजन फॉर वारंटी कर दिया, हमने इन्वेंट्री कर दिया, हमने कहा एक और चीज आ रही है यहाँ पे, क्या आ रही है, डेफर्ड टैक्स एसेट। और सेम रिस्क, क्या रिस्क, रिस्क कि शायद सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट अवेलेबल ना हो, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने देखिए ना कंपनी कितने सालों से लॉस में है। सुनिएगा मेरे, जब लॉसेस में तो हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से प्यारे बच्चों जो मेरे पास लॉसेस है मैं उसको सिर्फ 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ऐसा ही है प्यारे बच्चों, मैं अपने लॉसेस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, सिर्फ 6 साल। हर साल लॉस आए जा रहा है, लॉस आए जा रहे हैं, टैक्सेबल इनकम आ ही नहीं रही, जब टैक्सेबल इनकम आ ही नहीं रही तो वो लॉसेस ऑफसेट एट द एंड, वो लॉसेस क्या हो जाएंगे, जल्दी बताएं भाई, वो लॉसेस मेरे वेस्ट हो जाएंगे, वो उसको मैं यूटिलाइज नहीं कर सकूंगा, तो मैं बाद में जाकर उसको टैक्सेबल इनकम से सेट, इट मींस जो मैं डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ शायद फ्यूचर में सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट अवेलेबल ना होते। यहाँ तक बात आपके समझ आती है। तो मैंने कहा डेफर्ड टैक्स एसेट बढ़ रहा है, कंपनी के लॉसेस है और बहुत सालों से लॉसेस है, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। क्यों? Because there is a risk that is sufficient taxable profit may not be available to the company in the foreseeable future। क्या यहाँ तक बात समझ आती है आपको? इस पूरे सवाल में अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड कोई भी कमेंट्री नहीं दी गई, लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट देखूं तो मेरा अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है, सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल बढ़ नहीं रहा, फिर सेल्स भी कम हो रही है। तो मैं एक और रिस्क आइडेंटिफाई करता हूँ ना प्यारे बच्चों, कौन सा रिस्क आइडेंटिफाई करता हूँ कि मेरे रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहे हैं, मेरा रिसीवेबल बढ़ रहा है, मैं यूं भी कह सकता हूँ कि मेरे रिसीवेबल टर्नओवर डेज इंक्रीज कर रहे हैं, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बिकॉज अकाउंट रिसीवेबल मे बी impaired and no impairment or adequate impairment has been recorded by the management as per IFRS code। बच्चों बात समझ आ रही, सवाल को गौर से देखिएगा, मेरी बात सुना है, यहाँ देखिए इन्वेंट्री के ऊपर कमेंट्री भी दी हुई थी और इन्वेंट्री के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डेटा दिया हुआ था, तभी इन्वेंट्री के ऊपर मैंने दोनों को यूज किया। ये कहां से उठाया मैंने, कमेंट्री से, ये कहां से उठाया मैंने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बात समझ आती है? ये जो वाली बात है इंपोर्ट वाली बात, ये मैंने स्टेट कहां से उठाई, ये मैंने स्टेट उठाई कमेंट्री से। ये जो बात है डेफर्ड टैक्स एसेट वाली बात, ये मैंने स्टेट कहां से उठाई, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ये डेटा मैंने कहां से उठाया, डेटा मैंने उठाया फाइनेंशियल। आपने सवाल को ऐसे पढ़ना है कि रिसीवर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सबको आपने क्या बनाना है, रिस्क फैक्टर। इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सबको आपने क्या बनाना है, रिस्क फैक्टर। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सवाल में कुछ मुश्किल रिस्क है, लेकिन अगर आपने अपना सारा माइंड उन मुश्किल रिस्क को दे दिया तो जो आसान वाले रिस्क है ये आप स्किप कर जाएंगे और यहाँ आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा प्यारे बच्चों। सवाल पढ़ के कितने लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर खो चुके थे, आप में से कितने लोग मुझे सवाल पढ़ रहे थे, पर अगर आप थोड़ा कॉमन से सवाल करें प्यारे बच्चों, ये सारी वही चीजें जो मैंने सवाल से उठाई है, ये सारे वही रिस्क जो हम इतने पास्ट पेपर्स के सवालों में कर चुके हैं प्यारे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपके? अच्छा जी, मैंने अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर भी रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। इन सितंबर 2018 ACL had entered into contract with the two leading chain of school for supplying 20,000 desktop computers and LCD screens at a nominal margin. ACL has already supplied shares or units before deciding to discontinue this product segment. ACL is presently negotiating with the management of both schools to change the contract from the supply of desktop computer and LCD screen to all-in-one PC. One of the school has agreed to this change while negotiation with the other school is in progress. In case the other school does not agree the change, ACL would either terminate the contract by paying a penalty of rupees 6 million or procure the remaining units from any other supplier whose cost might be even more। प्यारे बच्चों ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है प्यारे बच्चों, जबरदस्त। ये वही सवाल है जो पहले भी आ चुका है, बस वहां पर रिस्क फैक्टर अलग था, यहाँ पर रिस्क फैक्टर लगा। यू जस्ट नीड टू पिक कि भाई दिस इज द ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट और मैनेजमेंट ने इसका प्रोविजन एज पर IS 37 रिकॉर्ड नहीं किया।
दो लीडिंग थे, एक तो एक कह रहा है कि जी मैं तो नहीं मानूंगा, दूसरा कह रहा है हाउ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को चेंज करते हैं, मुझे अब वो चाहिए, कंप्यूटर नहीं चाहिए, डेस्कटॉप नहीं चाहिए मुझे। प्यारे बच्चों IFRS 15 के हिसाब से क्या होने जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन होने जा रही है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क मैनेजमेंट में उसकी अकाउंटिंग एज पर IFRS 15 नहीं की होगी। समझ रहे, दो लीडिंग कस्टमर थे आपके, एक चेंज के लिए एग्री हो चुका है, दूसरा चेंज के लिए एग्री, जो चेंज के लिए एग्री नहीं हो रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए मुझे एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, या कॉस्ट इतनी पे कर चुके जो मुझे फायदा हो रहा है वो उससे, जो मुझे कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी वो मेरे फायदे को भी खा जाएगा, उससे ज्यादा। तो प्यारे बच्चे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों आके चूंकि आप कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने जा रहे हैं, यहाँ पे वो एग्री कर चुका है कि इनिशियल जो मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट था वो मैंने डेस्कटॉप प्रोवाइड करने थे, आओ इस टर्म्स को चेंज करते हैं, मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका क्या अप्लाई हो जाएगा प्यारे बच्चों, IFRS 15 अप्लाई हो जाएगा, और आपने देखना पड़ेगा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है या नहीं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, द रिस्क इज मैनेजमेंट में उसकी अकाउंटिंग एज पर IFRS 15 ना की हो। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है प्यारे बच्चों। अगेन आप जितने ये आप इस सवाल में एक नया रिस्क था कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का, बाकी जितने रिस्क आप देख लें प्यारे बच्चों ये सारे वही है जो हम पहले कर चुके हैं बस। अगर हम अब मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा इंशाल्लाह। हम पॉइंट 3 पढ़ते हैं पहले। इन मई 2019 ACL ordered desktop computer accessories at a landed cost of rupees 20 million from a company based in Hong Kong. Due to the political unrest in the Hong Kong, the shipment was delayed for more than 5 months. Despite the ordered units were manufactured on time, on discontinuance of the business of desktop computer LCD screen, ACL asked the manufacturer to cancel the order. However, the manufacturer refused to cancel the order. In November 2019, the manufacturer shipped the order units which were received by the ACL on 2 December 2019. CEO has informed that they are under negotiation with a local distributor to dispose of the entire desktop. प्यारे बच्चों आपने एक इन्वेंट्री का रिस्क आइडेंटिफाई किया था, एक रिस्क इसमें ये रिस्क मैं ऐड कर दूं कि आपके पास जो मजीद 20,000 यूनिट्स आने जा रहे हैं ये तो कचरों के दामों में बिकेंगे यार, अब ये तो इट मींस आपकी जो इन्वेंट्री है वो क्या हो चुकी है। मैंने इस सवाल पढ़ के मैंने एक और रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बात आपको समझ आती है दोस्त, मैंने प्लस माइनस कर लो, मेरा रिस्क सेम है, मेरा रिस्क एग्जैक्टली सेम है दोस्त। मैंने क्या एक्सप्लेन करा मुझे एक्सप्लेन करेंगे, वाइट शलवार कमीज मैंने क्या एक्सप्लेन किया मुझे एक्सप्लेन करेंगे। क्यों ऊपर वाले में क्यों, बिकॉज मैं ऑलरेडी इन्वेंट्री का रिस्क आइडेंटिफाई कर चुका हूं, मैं 2 रिस्क फैक्टर ऑलरेडी आइडेंटिफाई, मैंने जब तीसरी इंफॉर्मेशन पढ़ी तो मुझे एक और रिस्क फैक्टर मिल गया, तो मैंने उस रिस्क फैक्टर को भी यहाँ पे क्या कर लिया, ऐड कर लिया। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट इन्वेंट्री। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आ रही है प्यारे बच्चों। अच्छा जी बेहतरीन बेहतरीन, उसी पे आता हूँ, ये पॉइंट 3 इसीलिए पढ़ा। आपका ईयर एंड क्या है 30 नवंबर 2। आपको इन्वेंट्री मिली कब है, आपको इन्वेंट्री मिली कब है 2 दिसंबर 2019 को। आपके पास इन्वेंट्री इन ट्रांजिट आ कितना रहा है 12 मिलियन का आ रहा है, सही है। मेरी बात सुनिएगा, शिपमेंट कब हुई थी नवंबर में ही ना, तो मैं लेट से एज्यूम करता हूँ 20 नवंबर को। 20 नवंबर को क्या हुई थी शिपमेंट हुई थी, क्योंकि 20 नवंबर को शिपमेंट हो चुकी है इट मींस उसके पोर्ट से माल निकल चुका है। अब यहाँ पे एक रिस्क तो ये है कि चूंकि उसके पोर्ट से माल निकल चुका है, और अगर शिपिंग टर्म्स ये कहती है, क्या कहती है FOB है कि जी जहां उसने अपने पोर्ट पे माल रख दिया वहां रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है, जहां रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है मुझे अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड द रिस्क इज मैंने इन्वेंट्री ट्रांजिट रिकॉर्ड ना किया हो या सही अमाउंट पे रिकॉर्ड ना। आप ये भी कह सकते हैं कि देयर इज अ रिस्क कि ये इन्वेंट्री इन ट्रांजिट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज शिपिंग टर्म्स ये कहती है कि जब तक आपके पोर्ट में माल नहीं आ जाएगा तब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड
तो फिर मुझे इस डेट को इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, इस डेट को इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ेगी। आप दोनों ऑडिट रिस्क उसको बता सकते हैं प्यारे बच्चों। आप कह सकते हैं कि जी माल शिप हो चुका है ईयर एंड से पहले, लेकिन माल रिसीव हुआ है ईयर एंड के बाद, देयर इज अ रिस्क, मैनेजमेंट ने इसकी अकाउंटिंग एज पर एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं की होगी। और वो एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि अगर शिपिंग टर्म्स ये कहती है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है, तो भले ही इन्वेंट्री मुझे बाद में मिली है, मुझे इन्वेंट्री ट्रांजिट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर शिपिंग टर्म्स कहते हैं कि जब मेरे पोर्ट में पहुंच जाएगा तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा, तो इस केस में मुझे इन्वेंट्री ट्रांजिट रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। जब मुझे माल रिसीव होगा तो मुझे, एक मजे की बात आपको मैं बताता हूँ, जब भी आप शिप करते हो ना, सुन ले मेरी बात, जब भी आप माल शिप करते हो तो शिपमेंट की अकाउंटिंग सेलर के लिए बताई गई है, शिपमेंट की अकाउंटिंग बायर के लिए नहीं बताई गई। अगर मैं आपको इन्वेंट्री बेच रहा हूं तो मेरा तो रेवेन्यू है ना, तो ये ट्रीटमेंट कहां, सेलर के लिए ट्रीटमेंट कहां बताया गया, IFRS 15। मैं अगर आपको माल बेच रहा हूं तो मेरा रेवेन्यू है, तो चूंकि मेरा रेवेन्यू है तो IFRS 15। चूंकि मैं इन्वेंट्री बाय कर रहा हूं तो मेरे ऊपर कौन सा IAS अप्लाई होगा, IAS 2। IAS 2 में इसके ऊपर कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं की गई कि आपने इन्वेंट्री ट्रांजिट रिकॉर्ड करनी है कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है कि नहीं करनी। IAS 2 फिर आपसे ये कहता है, IFRS आपसे ये कहता है कि आप ये चेक कर लें कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको रेलिवेंट। भाई देखे ना, अगर आप ये शिपिंग टर्म्स पढ़ते हैं, ये तो आपने सेलर के IFRS 15 पढ़ते हुए पढ़ी थी ना, आपने IAS 2 पढ़ते हुए कभी थोड़ी पढ़ी है, या IAS 2 पढ़ते हुए भी पढ़ी है। आप IAS 2 के स्टैंड में जाए, आपको ये चीजें नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी, बिकॉज सेलर के लिए गाइडेंस प्रोवाइड की गई IFRS 15 में, बायर के लिए स्टैंडर्ड ने कोई गाइडेंस प्रोवाइड, इट इज अ चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी रखें, लेकिन आप इंश्योर कर ले कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी आपको रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप थोड़ा अकाउंटिंग को पढ़ा करें कि एक ही ट्रांजैक्शन होती है, मेरे ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, सामने वाले पे कौन सा अप्लाई होगा। इसी सवाल में अगर मैं सेलर होता तो फिर IFRS 15 के हिसाब से मैं आंसर देता। इस सवाल में मैं क्या हूँ, बायर हूँ, तो मेरा आंसर अब ये होगा कि भाई मुझे ये असेस करना पड़ेगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो रहा है। जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा तो मैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लूंगा। समझ आ रही है, सेलर के लिए सेल है तो IFRS 15, बायर के लिए ये इन्वेंट्री है तो IAS तो, लेकिन IAS 2 ने आपको गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करी। तो मैं ओवरऑल फ्रेमवर्क के हिसाब से एक अकाउंटिंग पॉलिसी डिवाइस करता हूँ, फिर उसके हिसाब से डन हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ पे तो इस तरह इंशाल्लाह चीजें पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। कितने लोगों को मेरी बात सुनेगा, हमारा टाइम नहीं है अभी, कितने लोगों को ये सवाल जब आप लोगों ने रीड कर आपको मुश्किल लगा, ईमानदारी से आपको मुश्किल, कोई कोई मसले वाली बात नहीं है, कितने लोगों ने जब ये सवाल पढ़ा तो उनको ये सवाल मुश्किल लगा आपको। मुझे एक बात बताएं, सवाल कितने नंबर का था, मार्क्स आ रहे हैं, हाँ उसमें आ रहे कितने आ रहे हैं, 22 नंबर का। 22 नंबर का सवाल था प्यारे बच्चों। 22 नंबर के सवाल के लिए 3-4 नंबर ऐसे थे जो कि मुश्किल थे, लेकिन उसकी वजह से हम 18 नंबर पक्का कर देते। ये ना करें प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता है। जो आसान आसान इंफॉर्मेशन दी हुई है लिखना स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस मोरल ऑटोमेटिकली बूस्ट करेगा। फिर आप कहेंगे यार सही है, ले आओ यार आप ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट में ले आओ, ले आओ आप डिसकंटिन्यूएशन में ले आओ, ले आओ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। फिर जब आप अच्छा खासा आंसर ड्रॉप कर चुके होंगे ना, फिर आप इन जर्नल भी कह सकते हैं कि भाई रिस्क के कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग सही नहीं करी। समझ आ गई, फिर आप एक जर्नल लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं। बट हमेशा याद रखिएगा, ऑडिट रिस्क में वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो 36 पूछ रहा है, वो 38 पूछ रहा है, वो IFRS 9 पूछ रहा है, वो IAS 2 पूछ रहा है, वो IFRS 5 पूछ रहा है, वो 37 पूछ रहा है आपसे। अगली अटेम्प्ट में क्या पूछेगा वो, अगली अटेम्प्ट में वो आपसे डेरिवेटिव पूछ लेगा, अगली अटेम्प्ट में वो आपसे एम्बेडेड डेरिवेटिव पूछ लेगा, अगली अटेम्प्ट में वो आपसे सेल एंड लीज बैक पूछ लेगा, अगली अटेम्प्ट में वो आपसे लीजेस पूछ लेगा, अगली अटेम्प्ट में वो आपसे शेयर बेस्ड पेमेंट पूछ लेगा। आप समझ आ रही है, मैं अगले अटेम्प्ट, मैं और आप मिलके अगली अटेम्प्ट का पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज मुझे एक चीज समझ में आ गई, मुझे सवाल में ढूंढना क्या है, रिस्क फैक्टर। उस रिस्क फैक्टर को मैंने लिंक करना है किससे, बैलेंस शीट P&L से, और जो रेलेवेंट IFRS की
रिक्वायरमेंट होगी, उससे मुझे एक रिस्क ड्राफ्ट करना। अगर मैं और आप एक काम करेंगे सेशन के एंड में, और वो काम क्या होगा, वो काम ये होगा कि जितने भी IFRS है उस हर IFRS पे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और उस रिस्क के अगेंस्ट क्या क्या, तो अगर हम एक सेशन रख लें, हम उस सेशन रखने के बाद हमारे पास सारे हैंडआउट जो कि किताब में ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसको देख लें, तो हमारे पास जो 20, 22, 24 नंबर का सवाल आना है वो तो हमारा स्ट्रेट हो जाए पेपर में। अगली अटेम्प्ट में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये सारे ना पूछे वो पेपर में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ये ना पूछे, ऑल्दो पिछले 10 अटेम्प्ट से यही पूछे जा रहा है, सही है। वो और क्या पूछ सकता है भाई, कंपनी को फाइनेंसिंग की जरूरत थी, उसने अपना एसेट सेल कर लिया और कंपनी ने एक प्लांट एंड मशीनरी लीजेस पे ले ली, सही है। कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को शेयर बेस्ड पेमेंट इशू कर दी। अब वो क्या कर सकता है, कंपनी ने एक बॉन्ड खरीदे और उस बॉन्ड के अंदर कन्वर्टेबल ऑप्शन एलिमेंट है, कंपनी ने एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कंपनी ने फॉरेन करेंसी का रिस्क को हैच कर लिया। आप यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो कुछ बच्चा ऐसा है जो कि IFRS अभी ले रहा है, कुछ बच्चा ऐसा है, तभी ये सेशन में मैं क्या रखता हूँ, सेशन में बैच के एंड में रखता हूँ ताकि उस वक्त सारा बच्चा एटलीस्ट IFRS पढ़ा हुआ, और जब वो सारा बच्चा IFRS पढ़ लेगा फिर मुझे और आपको बात करने में इंशाल्लाह मजा आएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? लेकिन कोशिश ये करिएगा, अगर मैं आपको कोई होमवर्क देता हूँ, कोई लेक्चर देखता हूँ, खुदा का वास्ता है इसको देख के आइएगा। हमने आज की क्लास में 2 अच्छे सवाल कर लिए पास होकर के, सही है। हमारे अगली क्लास में टॉपिक ऑडिट रिस्क नहीं होगा, हमारी अगली क्लास का टॉपिक होगा गोइंग कंसर्न, बिकॉज इन सवालों में किसके इंप्लीकेशंस है, गोइंग कंसर्न की। तो हमने क्या पढ़ना पड़ेगा, गोइंग कंसर्न पढ़ना पड़ेगा। गोइंग कंसर्न जब हम पढ़ेंगे तो फिर इस सवाल के ऊपर आएंगे और फिर गोइंग कंसर्न का रिस्क ड्राफ्ट करेंगे। फिर हमारा अगला टारगेट क्या होगा, ऑडिट प्रोसीजर। जब हम ऑडिट प्रोसेस पढ़ लेंगे तो फिर हम वापस इन सवालों में आएंगे और फिर रिस्क के साथ साथ प्रोसीजर भी ड्राफ्ट करेंगे। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आ रही है? जी मैडम। सॉरी, अगर मैं उसको मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ ना, कोई टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहा हूँ, ये इसको भी इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं एक चीज इंपोर्ट करता हूँ, अगर ये मार्कर में इंपोर्ट, फॉर एग्जांपल सैमसंग अगर नोट 8 बनाता है ना, तो जो नोट 8 बनाने की उसकी कॉस्ट आई है ना, पहला मोबाइल बनाने की कॉस्ट, वो इंटेंजिबल एसेट। सुनिएगा मेरी बात, मैं अगर वो नोट 8 इंपोर्ट करता हूँ तो मैं आपकी बुक्स में इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, मेरी बुक्स में तो वो इन्वेंट्री होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फॉर एग्जाम्पल फाइजर वाले अगर कोविड का वैक्सीन बना रहे हो, वो पिछले 1-1.5 साल से बना रहे हो, तो जितनी कॉस्ट कर रहे हैं वो उनका इंटेंजिबल। लेकिन अगर मैं वो फाइजर के वैक्सीन यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ तो मेरी बुक्स में इंटेंजिबल एसेट नहीं आएगा। मेरी बुक्स में हमेशा याद रखेगा, सेलर और बायर की अकाउंटिंग हमेशा डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। ठीक हो गया जी? अपना ख्याल रखेगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है।